माननीय उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस सब के बीच में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरी भारत एक्सप्रेस की टीम का उत्साह बढ़ाएं। और अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। ऊर्जा समिट की शुरुआत होने वाली है और ऊर्जा समिट की शुरुआत में मेरे साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ने के लिए जा रहे हैं, श्री विश्वास पाठक जी। एक बार उनका भी तालियों के साथ स्वागत करें। मैं विश्वास जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो विश्वास पाठक जी से बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि निदेशक हैं महाराष्ट्र विद्युत मंडल के, और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा समिट यानी कि महाराष्ट्र में कितनी चुनौतियां हैं, किस तरीके से ऊर्जा का समायोजन किया जा रहा है, किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सुनते हैं हम लोग, इसको किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास जी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत इसी बात से करते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी मेरी जहां तक जानकारी है 10% तक का टारगेट पूरा किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि देश में कोई राज्य ऐसा नहीं कर पाया। इसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ पर कंजम्पशन भी यानी उपभोक्ता भी सबसे ज्यादा है। तो इस चुनौती को कैसे मीट करने का प्रयास किया जा रहा है, थोड़ा एक बेस बन जाए ऊर्जा समिट का। सर्वप्रथम भारत एक्सप्रेस के ये ऊर्जा समिट के सभी जो हमारे मेहमान हैं उनको मैं वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने बहुत अच्छा विषय चुना है और चूंकि आप महाराष्ट्र के बारे में मुझे पूछना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो 3 करोड़ कंज्यूमर्स को सेवाएं देता है। संभवतः ये देश का सबसे बड़ा यूटिलिटी है, डिस्कॉम है, 3 करोड़ कंज्यूमर्स। और इतने सारे कंज्यूमर को सर्विस देना, सेवा देना, ये आसान काम नहीं है, चैलेंजिंग काम है। महाराष्ट्र की आज की जो बिजली की लागत है, रिक्वायरमेंट जो है, इट इज समथिंग लाइक 30,000 मेगावाट। उसमें मुंबई की भी आ गई और महाराष्ट्र की भी आ गई। और 30,000 मेगावाट की जो रिक्वायरमेंट है, जो आज के तारीख में है, ये कल को जाकर 45,000 मेगावाट तक जाएगी। उसका कारण यह है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य अगर हासिल करना है तो महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। और 1 ट्रिलियन के लिहाज से 30,000 मेगावाट से ये 45,000 मेगावाट तक रिक्वायरमेंट जाएगी। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए महाराष्ट्र में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत, अपग्रेड, ऑगमेंट करना जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार की एक RDSS नामक स्कीम है, उसके तहत करीब 42,000 करोड़ की लागत होने जा रही है। काम शुरू हो गया है। उसके बाद में ये काम केवल थर्मल पावर से नहीं चलेगा, अल्टरनेटिव सोर्स से भी करना पड़ेगा। इसलिए हमने विंड, सोलार, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसी तमाम जो अल्टरनेट सोर्सेस है, सभी का हम उपयोग करके ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है बढ़ाने वाले हैं। एक बड़ा सवाल यही आता है कि हम अभी तक परंपरागत तरीके से चल रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोल पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। कोल स्टोरेज को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। हमारी चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि सबसे बड़े उत्पादक हम, सबसे बड़े उपभोक्ता हम हैं, और एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि सबसे बड़े इंपोर्टर भी हम हैं। इस सबके बावजूद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि डिस्कॉम, यानी कि आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जीज के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या डेवलप करना शुरू कर दिया है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, क्या ये वही है? ये वही है जिसे हम RDSS, ये स्कीम का नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। देखिए, मोदी जी जब 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री का चार्ज लिया, उस समय हमारी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन की थी। आज लगभग 4 ट्रिलियन हो गई है और आने वाले दिनों में 5 ट्रिलियन होने वाली है। मैं आपको ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं, 2014 में हमारा जो बजट का साइज था वो लगभग 16 लाख करोड़ का था। आज वो 48 लाख करोड़ का हो गया है। अब ये जो डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, उसके लिए ऊर्जा, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एनर्जी भी उसी प्रयास से चलना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार ने RDSS नाम की जो स्कीम लाई है, उसके तहत 3 से 4 लाख करोड़ की लागत संपूर्ण देश में हो रही है। उसमें से 42,000 करोड़ महाराष्ट्र में हो रही है और उसके काम चालू हो गए। अगले 12 महीने में वो हमें दिखाई देगा कि जो फेल्यूर्स होते हैं, जो हमारे लीकेजेस होते हैं,
उसमें काफी प्रकार की चुनौतियां जो रहेंगी वो हम क्लियर कर देंगे। जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में बड़ा सुनते हैं, बड़ा फैंसी वर्ड भी बन गया है, बहुत लोग बात करते हैं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हम ये भी जानते हैं कि इसको लेकर हमारे यहाँ प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी जो परसेंटेज है वो बड़ा गैप है। और ये भी हम जानते हैं कि नेट जीरो को लेकर हमको 2070 का जो टारगेट है, पूरी दुनिया का टारगेट है हालांकि, लेकिन भारत की कोशिश ये रहेगी कि उसमें हम सबसे आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करें और साथ ही साथ में नेट जीरो में आपको बता दूं, कार्बन एमिशन को लेकर बहुत सामान्य भाषा में अगर समझना हो तो इसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, इसको लेकर टारगेट रखे गए। इसको बैलेंस करने के लिए महाराष्ट्र क्या कर रहा है? और क्योंकि हम जानते हैं कोई भी देश तब आगे बढ़ा है जब पहले से आपने उस चीज की तैयारी करके रखी हो। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी इसका मतलब है अक्षय ऊर्जा, यानी इसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे थर्मल में हमें कोयले की जरूरत है, यहाँ पे अक्षय ऊर्जा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हमें रॉ मटेरियल फ्री में है। अगर हाइड्रो है तो पानी का बहाव, अगर सोलर है तो सूर्य की किरणें से हम ये बनाते हैं। पंप स्टोरेज में भी हम नीचे से पानी से जो बहाव नीचे आएगा उससे हम हाइड्रो बनाएंगे और उसको सोलर द्वारा पंप अप करके वापस बिजली ऊपर रह जाएगी। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी चीज है, इसमें कंटिन्यूअस इनोवेशन होते रहता है। अगर आप 2008 और 9 की बात करें तो हम सोलर की काफी बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी। और सोलर में उस समय प्रति मेगावाट 18 करोड़ की लागत लगती थी और पर यूनिट के जो पीपीए होते थे वो 18 रुपए के होते थे, और गुजरात में आज भी हुए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब 2009 के बाद 2024, यानी ये केवल 14-15 साल में 18 रुपए प्रति यूनिट की बिजली आज हमें 2.5 रुपया 3 रुपए प्रति यूनिट मिल रही है। इसका कारण यह है कि इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है। जो सोलर हमारे जो पैनल्स होते हैं उसमें रिसर्च हो रहा है, रेडिएशन जो होते हैं उसके होता है, फिर वो कहाँ लगाना चाहिए इसलिए हम एडवाइजरी दे रहे हैं कि आप जहां पर सोलर का ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी है वहां पे लगाइए। तो इस प्रकार के कुल मिला के हम जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमने जो इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है उसके तहत 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल, आपने जो कहा नेट जीरो 2070 तक हमको थर्मल से पूरी तरह से बाहर आना है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारे देश की जो अभी नीति है, हम ज्यादा से ज्यादा कोल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कोल इसलिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्बन का विषय, एमिशन का विषय है। लेकिन हम क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के जो बंधन लगा रहे उसके कारण एमिशन कम हो रहा है। लेकिन ये थर्मल द्वारा जो बिजली बन रही है वो बिजली पर आज इलेक्ट्रिक की व्हीकल चल रही है, बसें चल रही है, तो वो भी एमिशन कम कर रहे हैं। इसलिए कुल मिला के जितना हमारे पास कोयला है उसका पूरा उपयोग करके 2070 तक हम पूरी तरह से कार्बन मुक्त ऐसे हो जाएंगे। अब थोड़ा महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत टेक्निकल जाएंगे तो लोग भी सोचेंगे, ये मेरी भी दिलचस्पी का विषय है, लेकिन आम लोगों की भाषा में अगर चीजों को समझा जाए तो महाराष्ट्र में इस वक्त बिजली को कितना पर्याप्त तरीके से आप दे पा रहे हैं या फिर कहां कहां पर चुनौतियां पेश आ रही, दोनों आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मैंने बताया 30,000 मेगावाट की हमें रिक्वायरमेंट है। हमने पावर परचेस एग्रीमेंट्स उससे ज्यादा 35,000 मेगावाट के कर लिए हैं, तो हमारे पास बिजली पर्याप्त है। लेकिन विषय ऐसा है कि केवल पीपीए करने से काम नहीं चलता है। हमें जब बिजली चाहिए वो किफायत दर में, रीजनेबल रेट में मिलती है, नहीं मिलती है। अभी वो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस का समय चले गया कि अगर महाराष्ट्र को 40,000 मेगावाट चाहिए तो 40,000 मेगावाट के पावर प्लांट भी बनने चाहिए, जरूरी नहीं है। जो सेंट्रल ग्रिड होती है, इस सेंट्रल ग्रिड से हम पंजाब में उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, महाराष्ट्र में ले सकते हैं। जैसे जिसको हम ओपन एक्सेस कहते हैं कि कोई भी उत्पादक अपनी बिजली किसी भी ग्राहक को, वो प्राइवेट ग्राहक भी हो सकता है, यानी कश्मीर का ग्राहक कन्याकुमारी के उसको सप्लाई कर सकता है, और ये सेंट्रल ग्रिड के माध्यम से पॉसिबल है। इसलिए सेंट्रल ग्रिड में भी, पारेषण में भी इतने ज्यादा इनोवेशन हो रहे हैं, उसके कारण ये सब पॉसिबल है। इसलिए आपके राज्य में कितनी बिजली बन रही है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूर महाराष्ट्र में रिक्वायरमेंट की सबसे ज्यादा बिजली बन रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन,
मतलब आप पूरे महाराष्ट्र में बिजली की क्या स्थिति है किसानों के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए, लोगों के लिए? हम मुंबई या अन्य महानगरों में तो देखते हैं कि लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था, 1 मिनट के लिए बिजली चले जाए। आजकल के बच्चे, नई जनरेशन जो है, उनके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि या तो वो बैकअप पर आ जाते हैं, इन्वर्टर पर आ जाते हैं, तो उन्होंने कभी लाइट जाते हुए देखी नहीं। एक जमाना था, चिमनी विमनी का भी दौर था, लेकिन आज 1 सेकंड के लिए बिजली चली जाए तो हालत खराब हो जाती है। करेक्ट, क्योंकि हम एसी की एनवायरमेंट में रहते हैं, इसलिए बिजली के बिना रह नहीं सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जहां तक स्थिति है, मैंने कहा कि हमारा टोटल रिक्वायरमेंट के 30% कंजम्पशन एग्रीकल्चर कंजम्पशन है। किसानों को एग्रीकल्चर कंजम्पशन लगता है, और हरदम महाराष्ट्र के डिस्कॉम के बारे में हम कहते हैं कि महाराष्ट्र के डिस्कॉम लॉस में क्यों है। खैर, कोई भी बिजली कंपनी लॉस में नहीं जा सकती, बिकॉज दिस इज रेगुलेटेड मार्केट। अगर मैं 100 रुपए की बिजली खरीद रहा हूं तो 100 रुपए के इक्विवेलेंट में मेरे को कंज्यूमर से रिकवर करने की अनुमति होती है, इसे लॉस में तो जा नहीं सकती है। चूंकि किसानों को हम 30% बिजली दे रहे हैं, और वो बिजली हम उसको रात में दे रहे, दिन में नहीं दे पा रहे, तो उसको रात में उसके ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। उसके कारण वो उसकी रिकवरी हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। आज 7 से 7.5 रुपए प्रति यूनिट जो बिजली की दाम होती है, दर होता है, वो बिजली हम किसानों को 1.25 रुपए 1.5 रुपए में देते हैं। फिर ये डिफरेंस कहां से आता है? ये डिफरेंस सरकार से सब्सिडी के माध्यम से आता है, और जो आप और हमारे समान इंडस्ट्रियल ग्राहक है उनकी क्रॉस सब्सिडी से आता है, तो उसके माध्यम से चलता है। अब दिक्कत ये आ रही थी, ये रिकवरी नहीं हो रही है, किसान भी डिससेटिस्फाइड था। इसलिए हमारे जो अभी के ऊर्जा मंत्री है, जो अभी आने वाले हैं, देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने बहुत ही एक इनोवेटिव मॉडल खोजा है। मॉडल ऐसा है कि किसानों को बिजली दिन में चाहिए, तो उन्होंने दिन का बंदोबस्त कर दिया। सोलार के माध्यम से हम उनको बिजली दे रहे हैं, रिलायबल बिजली दे रहे हैं। 16,000 मेगावाट की उनकी रिक्वायरमेंट है, उसमें से 9,000 मेगावाट की हमने पूरे पीपीए भी कर ली है। अगले 1 साल में वो बिजली आना शुरू हो जाएगी, और हमारी ऊर्जा सचिव आभा जी शुक्ला भी आएंगी, उन्होंने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत अच्छा काम किया है। दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। अभी सभी राज्य केंद्र द्वारा उनको बताया जा रहा है कि आप महाराष्ट्र का मॉडल कॉपी करो। हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के अपने प्रयास हैं, अलग अलग स्टेट्स के अपने प्रयास हैं। महाराष्ट्र को आप कॉम्पिटिटिव स्टेज में देखा जाए, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है स्टेट्स के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि केंद्र के टारगेट को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अन्य राज्यों के मुकाबले आप कहां पर अपने आप को पाते हैं? देखिए, केंद्र जैसा जीडीपी के लगभग 15% इज कंट्रीब्यूटेड बाय महाराष्ट्र, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो यहीं चलती है, और वो बिजली के बिना चल नहीं सकती है। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी सभी 15% से 20% पे ले जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अगर महाराष्ट्र का योगदान 1 ट्रिलियन का देना है, तो हमें 15% से 20% तक जाना पड़ेगा। इसी का मतलब 30,000 मेगावाट से 45,000 मेगावाट तक जाना पड़ेगा, और महाराष्ट्र पूरी तरह से तैयार है। हो सकता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिजली महाराष्ट्र में उत्पादित करके हम बाहर भी दे सकते हैं। 1970-72 तक महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था, दैट वाज द ओनली स्टेट विच वाज एक्सपोर्टिंग पावर टू अदर स्टेट्स। आज भी वो स्थिति भी निर्माण होने वाली है, और जैसा मैंने कहा कि जो किसानों का प्रॉब्लम समस्या हल होने के बाद में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनी है, जनरेशन कंपनी है, वो सभी में आगे होंगी। और ऐसे भी महाराष्ट्र में बिजली का उत्पादन, जनरेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। हमारी महाजन को जो कंपनी आपने लोगो लगाया है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। करीब करीब 11,000 मेगावाट की पावर तो वही सप्लाई करते हैं। उसके बाद में वो हाइड्रो में भी है, अभी सोलर में भी जा रहे हैं। तो सब तरफ से प्रयास करके महाराष्ट्र की जो पावर सेक्टर है वो अच्छा काम करिए, और अंतोदय देश को उसका लाभ होने वाला है। महाराष्ट्र को कंजम्पशन के लिए पर्याप्त, क्योंकि आप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उपभोक्ता भी आपके पास में ज्यादा है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी यहाँ बड़ी तेजी से हो रहा है, तो आपको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है, या आपको बाकी लोगों के साथ शेयर भी ज्यादा करना पड़ रहा है? नहीं, हमें बिल्कुल पर्याप्त मिल रही है। मैं वापस कहना चाहता हूँ कि हमने, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, हमने यहाँ पर एक मेरिट ऑर्डर डिस्पैच नाम का कंसेप्ट लाया है। ये स्टॉक मार्केट समन है, जिसकी बिजली हमें उस समय सस्ते में मिलेंगी उसकी हम बिजली ले लेंगे। हो सकता है महाराष्ट्र के कुछ पावर प्लांट हम बंद रखते हैं, और हमें लगा पंजाब से हमें सस्ती बिजली मिली तो हम ले लेते हैं। उसको पावर परचेस मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यह है कि हमारे कंज्यूमर को हम कम से कम दाम में बिजली दें। जैसा हमने पंजाब के साथ में टाइप कर लिया था,
जब वहां पर गर्मी होती है तब यहाँ पे ठंड चालू हो जाती है, बारिश चालू हो जाती है। तो उस प्रकार से प्लानिंग करके हम कंटिन्यूस बेसिस पे इसको काम करते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो मकसद है, हम हमारे ग्राहक को कम दाम में बिजली कैसे दें, उस चक्कर में हम बाकी राज्यों से भी बिजली से ले सकते हैं, हमारे पावर प्लांट बंद रख सकते हैं, क्योंकि दैट इज कॉमर्स बेसिकली। कोल के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि कोल पर हमारी इतनी डिपेंडेंसी है और हम देखते हैं कोल स्टॉक्स को लेकर बड़ी डिस्कशंस होती हैं। कई जगह तो ये कहा जाता है क्रिटिकल से भी बुरी स्थिति में आ गया है बहुत सारे प्लांट्स में, और ये कई खबरें हम लगातार देखते सुनते रहते हैं। महाराष्ट्र में कोल आधारित जो बिजली उत्पादन के प्लांट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, कोल को लेकर आपकी स्थिति क्या है? देखिए, कोल का जो ये वातावरण निर्माण होता ना, उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। देखिए, एक जमाना था जब, देखो कोल का लॉजिस्टिक क्या होता है, कोल खदान में बनता है, बनने के बाद में उसको निकाल के उसको वॉश करके रेलवे के वैगन के माध्यम से उसको लाया जाता है। उस समय रेलवे के वैगन की भी समस्या थी, अभी जैसे रही नहीं, इसलिए एक मापक लगा दिया था रेगुलेटरी कमीशन ने कि आप कम से कम 20 दिन का कोयला रखो। अब वो बहुत पुराना हो गया है। अभी जैसा हमारे घर में रोज दूध आता है, लेकिन कोई मेहमान बिना चाय से तो जाता नहीं है, तो उसका प्लानिंग होता है। इसलिए 2 दिन 3 दिन का भी अगर स्टॉक है तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और ये समस्या कब आती है, जब मई जून में डिमांड ज्यादा होती है, और डिमांड ज्यादा होती है, और दूसरा क्या है, जब ये कोल इंडिया के पास जाकर हम लोग कोयला लेने जाते हैं तो पहले वो पैसा मांगते हैं। तो लॉजिस्टिक का भी विषय, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी विषय, कमर्शियल का भी विषय है। तो फिर एक ही साथ जब डिमांड आ जाती है तो इस प्रकार की समस्या निर्माण होती है। लेकिन आपने सुना होगा कि कहीं पे भी कोयला नहीं है इसलिए पावर प्लांट बंद है, ऐसा कभी हुआ नहीं। सर एक चीज बताइए कि जब भी मैं लोगों से पूछता हूं कि ऊर्जा समिट या कहीं सामान्य लोगों का ये प्रश्न आता है कि भाई क्या बात आप पूछना चाहेंगे, अगर आपको, उनका एक ही सवाल होता है, वो आप भी समझ गए होंगे, आपने इशारा भी किया, बिजली का बिल कैसे कम होगा भाई, बिजली का बिल कम करवा दो सब ठीक हो जाएगा। ये इस दिशा में कितना काम हो रहा है, और आने वाले समय में अगर मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और बड़े प्रोजेक्ट्स आप लगाते हैं तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो तस्वीर क्या होगी? देखिए, बिजली का बिल कम होना चाहिए, कम होगा, ये एक प्रकार से एक सपना है, क्योंकि कर्मचारी की जो 20% सैलरी होती है वो हर साल बढ़नी है, फ्यूल के दाम बढ़नी है, कोल का एक्सकेवेशन बढ़ना ही है, वहां पे भी लेबर लगते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल किया जाता है। अब महाराष्ट्र में बिजली के दाम ज्यादा है इसलिए बताया जाता है, होता है क्योंकि हमने बताया कि 30% रिकवरी की समस्या थी। ये केवल और केवल महाराष्ट्र की समस्या है, यहाँ पे 30% एग्रीकल्चर की समस्या। अभी हम लोग वो 7-7.5 रुपए की बिजली 3 रुपए से रिप्लेस कर रहे हैं। 30% ऑफ द कॉस्ट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय 3 रुपीज एज अगेंस्ट 7.5। तो इसमें एक बड़ा रिलीफ आ जाएगा। अब बिजली के दाम एकदम से कम होंगे क्या? शायद नहीं होंगे, लेकिन सरकार जो सब्सिडी दे रही है, आपके और मेरे पैसे से सब्सिडी दे रही है, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्राहक है जिससे हम क्रॉस सब्सिडी से पैसा ले रहे हैं, उनको राहत मिलेगी, और उनको राहत मिलने के बाद में हम बाकी स्टेट के मुकाबले और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। थोड़ा मैं चाहूंगा दर्शकों को आसान भाषा में ये भी बताएं कि अब सोलर पार्क्स जो हैं वो कई जगह, जैसे राजस्थान में हमने देखा बड़ा प्रयोग हुआ, बहुत बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है, अच्छा प्रयोग है, लेकिन इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि वातावरण किस तरीके का है, सूरज की पोजीशन क्या रहेगी, किस तरह का मौसम रहता है उस क्षेत्र का। सोलर पार्क्स को लेकर आप लोगों की क्या प्लानिंग है, और महाराष्ट्र में किन किन जगहों पर कैसी संभावनाएं आप देखते हैं? आप बार बार करें आसान भाषा में बताओ, मैं कठिन बोल रहा हूँ। ये विषय ऐसा है, ये विषय ऐसा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ये कोशिश विषय करता हूं। ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि आम लोग जो है उससे कनेक्ट हो पाए। देखिए, किसी को भी अगर सोलर पार्क सेटअप करना है तो सर्वप्रथम उसको जमीन ढूंढना पड़ेगा। जमीन ढूंढने के बाद में वो जो पारेषण कंपनी थी, ट्रांसमिशन कंपनी, उसके पास जाए कि भाई आप हमें कनेक्टिविटी दो क्या, क्योंकि उनका भी एक प्लानिंग होता है। आपने एक सोलर पावर डाल दिया और वहां से आप ग्रिड पे इवैक्यूएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ट्रांसमिशन कंपनी से आप परमिशन ले लो। उस राज्य में जो भी राज्य की रिन्यूएबल एनर्जी की जो एजेंसी है, जैसा महाराष्ट्र में मेडा नामक है, उस एजेंसी के पास जाओ, वो आपको समझाएगी आपको क्या करना है, क्या नहीं करने का है। उसके बाद में पैसा डालने के पहले जो भी इन्वेस्टर्स है या बिजनेसमैन, मैं उनको यही कहूंगा कि सर्वप्रथम आपकी बिजली लेने कौन वाला उसको ढूंढो। जब तक पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं होता है, आपकी बिजली कौन लेने वाला है, जब तक आपको नहीं मालूम है, तब तक आप उससे पैसा मत लगाओ। 2014 के पहले मैं
बताना चाहता हूँ, काफी ऐसे पावर प्लांट्स खड़े हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स, और बाद में देखा आपने कि बैंक ने उसको एनपीए देखकर घोषित किया। उसमें कोयला कहां से आएगा, कोल लिंकेज का कोई अता पता नहीं, बिजली कौन परचेस करेगा, पावर परचेस का अता पता नहीं। ऐसा ना हो, इसलिए मैं जो भी इन्वेस्टर्स है उनको यही कहूंगा कि पहले आप ये अपना होमवर्क करो और जमीन देखते हो कि ये देखो कि जहां पे रेडिएशन ज्यादा है, 365 दिन में से लगभग औसत 300 दिन पावर मिलती है। पावर 12 घंटों में से करीब करीब 8 से 10 घंटे मिलती है। तो जहां पे ज्यादा रेडिएशन है, ज्यादा समय है, उस प्रकार से अगर आप पावर प्लांट डालोगे तो ज्यादा लाभदायी होगा। सर, इस पर और बात हो सकती है और निश्चित तौर पर और लंबी बातचीत हम इस पर आगे करते रहेंगे, क्योंकि ऊर्जा समिट है, कई और मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन आपने बहुत ही सरल भाषा में चीजों को समझाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।